हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। आज के क्लास में जितना क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लो। पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि आज के इस क्लास से 100% क्वेश्चंस पूछा गया है। अब इसके बाद आपके मन में सवाल होगा कि सर क्वेश्चंस तो आप बता देंगे, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो इसके आंसर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो मैं आपको अंत में कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके आधार पर अगर आप आंसर राइटिंग पेपर में करते हो तो निश्चित ही आप 90% एबव मार्क प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी आपने शुरुआती में टेलर्स देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स ने 90% से ज़्यादा मार्क हमारी क्लास को देखकर प्राप्त किया है। तो आप भी कर सकते हैं। बस आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। और एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, इससे आपका भी भला होगा। आने वाली क्लास आपको मिल जाएगी और हमें आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं आपको। बात करें, देखो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप पूछा जाता है। अब लॉन्ग टाइप में आपको यहां पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा करके कितने प्रश्न, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपको 3 प्रश्न का आंसर करना है। अब अगर बात करें यह 3 प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप याद करोगे, कर्मभूमि उपन्यास के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद इसी में अथवा करके क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जाता है जैसे मैंने यहां पर टाइप किया है, दिव्या उपन्यास के उपदेश और इसके संदेश को स्पष्ट करिए। ये मोस्ट बीबीआई है, पूछी जा सकती है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। दिव्या जो उपन्यास है, यह उपन्यास का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर इसे रचा गया है, और मेरे भाई यह हमें किस प्रकार का संदेश देता है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। फिर बात करें, दूसरा प्रश्न कहता है कि कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर सकीना का चरित्र चित्रण कीजिए। इसको भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस 2020 में, 2022 में पूछा गया है। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सकीना का चरित्र चित्रण कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर। समझ में आई बात? चलो, इसी में एक अथवा करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि स्त्री समस्या की दृष्टि से दिव्या उपन्यास की समीक्षा करें। यह भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां से देखो, ये 4 क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 2 प्रश्न पक्के यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न जो है, आप कौन सा क्वेश्चन तैयार करेंगे, नाट्य कला की दृष्टि से चंद्रगुप्त की समीक्षा करें। यानी कि नाट्य कला की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक जो है, इस नाटक की आपको क्या करना है, तो समीक्षा करना है। और इसी में अथवा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा चंद्रकला। देखो चंद्रकला की बात करते हैं तो यह सिंदूर की होली नाटक जो है इसका पात्रा है। अब इस चंद्रकला के बारे में आपको क्या करना है, तो बताना है कि इसका क्या चरित्र चित्रण है और क्या मैं इस चंद्रकला को सिंदूर की होली नाटक की नायिका मान सकता हूं, इस बात को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस आपका अगला जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पूछा जा सकता है, सिंदूर की होली नाटक के कथ्य पर प्रकाश डालिए। मोस्ट बीबीआई लगाइए, ये भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का योग देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त जो है ऐतिहासिक घटना से संबंधित है, तो इसमें इतिहास की बातें तो होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें इसमें वर्णित की गई है जो कि काल्पनिक बातें हैं। तो इन दोनों का योग आपको इस नाटक में देखने को मिलता है, इसी बात को आपको स्पष्ट करना है। ये 4 क्वेश्चंस जिसमें अथवा करके मैंने टोटल 8 क्वेश्चंस आपको बताया है। इस प्रश्न की तैयारी आप कैसे करोगे, तो देखो, चाहे आप किसी गेस पेपर में इस क्वेश्चन को खोज लीजिए, या फिर हम बात करें तो आप इसका आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड भी किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको इसका आंसर उपलब्ध करा दूंगा। अभी से लेकर पेपर तक हर एक चीजों को अच्छे से समझकर सिर्फ पढ़िए और उसको लिखने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, ताकि आपके लेखन शैली भी बनी रहे और आपको चीजें याद अच्छी तरीके से हो पाए और पेपर में आप उसका आंसर अच्छे तरीके से कर सको। फिर बात करते हैं, देखो दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, सप्रसंग व्याख्या करने वाला विद्यार्थी यहां पर कुछ गलती करता है, आपको वो गलती नहीं करना है। समझ जाइए मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चंस पर आपको क्या करना है, व्याख्या करके बताना है। 15 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। ये 15 मार्क आप कैसे अपने अंदर कर सकते हो, 15 में कम से कम 10 से 12 मार्क आपको जरूर मिलेगा। ये कैसे, देखो यहां पर विद्यार्थी क्या करता है, जैसे क्वेश्चंस है कि नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है,
तो डायरेक्टली विद्यार्थी लिखना शुरू कर देता है। लेकिन क्वेश्चंस ने क्या कहा है, सप्रसंग व्याख्या करे, प्रसंग के साथ व्याख्या करे। तो इसमें 2 पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला बनेगा प्रसंग। क्या बनेगा मेरे भाई? सबसे पहला प्रसंग। अब इस प्रसंग में क्या लिखना होता है, तो पहली बात आप यहां पर लिखोगे कि यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किस नाटक या फिर किस उपन्यास से या किस कहानी से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। लेखक वाली क्लास मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी वहां से कवर हो जाएगा और इस तरीके के जो प्रश्न है आप उसको भी आसानी से हल कर सकोगे। समझ गए? तो देखो यहां पर प्रसंग में यही चीजें लिखेंगे। दूसरी काम आ जाती है यहां पर, वह है व्याख्या करना। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा प्रसंग कंप्लीट हो जाता है तब हम इस पंक्ति की व्याख्या करेंगे कि आखिर लेखक के द्वारा जो है इस पंक्ति के माध्यम से किस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगर आप इस तरीके से हेडिंग बनाकर लिखते हो, आपको निश्चित है कि 15 में से 10 से 12 मार्क जरूर मिलेंगे और अगर आप पूरा शुद्ध लिख दिए हो तो आपको 15 मार्क भी मिल सकते हैं। समझ में आई कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या करना है? इस बात को नोट कर लीजिए। आगे दूसरा क्वेश्चन यहां पर है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित होता है, परंतु उसे अपने बल से भी क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है, मनुष्य को क्या होता है, अपनी कमजोरी का पता होता है कि हमारी क्या कमजोरी है, लेकिन वह इस बात को भूल जाता है कि हमारी ताकत क्या है। उसे इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि हमारी कुछ ताकत भी है। समझ में आया बात? इसी तरीके से आपको इस बातों को स्पष्ट करना है। आगे कहता है क्वेश्चंस की अतीत सुखों के लिए सोच क्यों। जो बातें बीत गई है, ठीक है, जो हमारा सुख था पहले वो बीत गई है, तो अगर मान लीजिए अभी हमारी स्थिति सही नहीं है तो मैं उसके लिए क्यों सोचूं, जो बीत गया वो बीत गया है। और अनागत भविष्य के लिए हम डरे क्यों, यानी कि आने वाला जो भविष्य है हमारा, उस भविष्य में हमें क्या होगा पता नहीं है, तो इस बात को लेकर हम डरते रहते हैं, तो ऐसा क्यों करें। फिर बात करता है यहां पर कि वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना लूंगा। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि चलो आज नहीं हुआ तो कल को मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा। ठीक है, तो वर्तमान को जो है, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना लूंगा, फिर तो चिंता किस बात की है। इस तरीके से इस बात को स्पष्ट करना है। आगे कहता है कि दान और व्रत में उसकी आस्था न थी, लेकिन लोकमत की अवहेलना न कर सकती थी। कहने का तात्पर्य है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दान करने में, जो व्रत रखने में अपनी आस्था नहीं दिखाता है, उसको लगता है ये सब क्या है, ढोंग है, लेकिन फिर भी वह लोगों की बातों को, लोकमत को क्या कर सकता है, अवहेलना नहीं कर सकता है। हर किसी व्यक्ति की आस्था अलग अलग प्रकार की होती है, सभी लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, है कि नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति दान कर रहा है, कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है, तो हम उसकी अवहेलना क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको इसे स्पष्ट करना है। अगला कहता है विधवा का जीवन एक तप का जीवन होता है। विधवा का जीवन क्या होता है, एक तपस्वी का जीवन होता है। इस बात को स्पष्ट करके बताना है कि कैसे विधवा का जीवन एक तपस्वी का जीवन है। अब यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं, ये फिक्सेबल क्वेश्चंस नहीं होता है, या किसी भी कहानी से, किसी भी उपन्यास से आपको पूछ लिए जा सकते हैं। हालांकि मैं गेस करता हूं कि इस 5 में से आपके एक क्वेश्चन जो है पक्के लड़ जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां पर आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का आंसर करना है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप तैयार करोगे, कफन कहानी का संदेश। कफन कहानी, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, आप अगर हमारी ऑब्जेक्टिव की क्लास कर लिए हैं तो आपको पता होगा कफन कहानी को किसने लिखा है। कमेंट में छाप दीजिए आप लोग। और यहाँ पर कफन कहानी के अंतर्गत आपको किस प्रकार का संदेश प्रदान किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ पर उसने कहा था कहानी का क्या कहते हैं, निष्काम प्रेम क्या है, इस पर चर्चा करना है। फिर बात करें, देखो अगला है हिरनी कहानी की क्या भाषा है, इस पर चर्चा करना है। तत्सत कहानी का दर्शन क्षेत्र को आपको दर्शाना है। गुंडा कहानी में ननकू सिंह का चरित्र चित्रण करना है। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। और फिर है सच का सौदा कहानी का विषय वस्तु क्या रहा है, इस पर बताना है आपको। इसमें से देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन जो है और 5वां क्वेश्चन जो है, ये इंपॉर्टेंट है। इस चारों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बात करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इसमें 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के, यानी कि 20 मार्क हो गया।
ठीक है। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो मैंने आपको 2 क्लासेस महामैराथन ऑब्जेक्टिव की प्रोवाइड किया है, जहां पर पहली क्लास में मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें बताया था मैंने आपको लेखक और उसकी रचना के बारे में, और दूसरा क्लास जहां पर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था जिसमें आपको कई सारे जो है पात्र के बारे में बताए थे कि कौन सा जो है पात्र किस नाटक का है, किस उपन्यास का है। तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस थे कि किसका प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरे भाई आप आसानी से हल कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर आंसर राइटिंग की बात कर लेते हैं एक बार। तो आंसर राइटिंग कैसे करोगे, तो कुछ बातें मैंने पहले बता दिया है आपको कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इन सभी प्रश्नों को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पेपर में उतना हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जब कोई भी प्रश्नों का आप आंसर करते हैं तो यहां पर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप हेडलाइन बनाकर जो है क्वेश्चंस का आंसर करें। क्या करें, हेडलाइन बनाकर क्वेश्चंस का आंसर करें, और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें। क्या लिखें, अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें, क्योंकि इससे आपके लैंग्वेज पेपर की क्या होती है, तो सुंदरता बढ़ती है। और मेरे भाई यहां पर जब आपके कॉपी चेक करने वाले इस सभी चीजों को देखेंगे तो आपको बढ़िया मार्क मिलने की पूरी संभावना होगी, और आप 90% एबव मार्क जरूर प्राप्त कर सकते हो। तो बताइए एक बार आप लोग कमेंट करके क्लास आपको कैसी लगी, फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिल जाएगा। सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे भाई आप लोग शेयर करने में बड़ा कंजूसी करते हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विशेष पेपर नंबर 6 की क्लास लेकर उपस्थित होते हैं जल्द। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।